नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। केमिस्ट्री के सीरीज में ये केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हुआ था वहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, पहले टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स समस्थानिक। ठीक है, क्या है? आइसोटोप्स समस्थानिक। समस्थानिक वे तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और उनकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब उदाहरण देखते हैं कि कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614 ये तीनों कार्बन के समस्थानिक हैं। ये तीनों किसके हैं? कार्बन के समस्थानिक हैं। ये तीनों कार्बन के समस्थानिक हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास आइसोबार्स समभारिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऐसे तत्व समभारिक या आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो समान होती है, वो समभारिक कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। ठीक है, ये समभारिक हैं, आइसोबार्स हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो समस्थानिक होते हैं वो किसी एक ही तत्व के होते हैं। जैसे कि ये तीनों कार्बन के ही समस्थानिक हैं। ये तीनों किसके हैं? कार्बन के समस्थानिक हैं। इसी तरह से ये तीनों जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। और जो आइसोबार्स होते हैं ये अलग अलग तत्व हो सकते हैं लेकिन उनमें जो परमाणु द्रव्यमान की संख्या है, उनकी जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो जो है समान होती है। ठीक है, ये ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होती है। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी परमाणु में जो है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी चक्कर में, बाहरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ये जब दो परमाणुओं में समान होती है तो वो आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन 614, नाइट्रोजन 715 और ऑक्सीजन 816। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन की संख्या समान है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे परमाणु या अणु या फिर आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऐसे परमाणु, अणु, आयन, ध्यान दीजिएगा, इसमें परमाणु, अणु और आयन तीनों हो सकते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इसके लिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है O2-, F-, यानी कि जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तब इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से इन सब में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास हीलियम के बारे में। जब हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, किसी दूसरे परमाणु को दे देता है, तब उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तब उस पर क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन निकलता है उतने धन आवेश उस पर आ जाता है। यही जो धनावेशित तत्व, नया तत्व बना है वही अल्फा कण कहलाता है। यही जो हीलियम का धनावेशित कण है यही अल्फा कण कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन ने कहा
कि परमाणु एक गोला है। परमाणु क्या है? परमाणु एक गोला है या गोले के आकार का है, जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। कितना है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। इसमें जो धनात्मक कण हैं वो समान रूप से वितरित हैं। उन्होंने कहा कि जो परमाणु है वह एक गोला है जिसमें धनात्मक कण जो हैं वो समान रूप से वितरित हैं, वो समान रूप से उसमें वितरित हैं। और जो ऋणात्मक तत्व हैं या ऋणात्मक कण हैं या ऋणात्मक आवेश हैं वो उनमें नियुक्त हैं या फिर एम्बेडेड हैं। उनके बीच में जो खाली जगह है उनमें वो भरे गए हैं या उपस्थित हैं, ठीक है, या नियुक्त हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इनके बीच में नियुक्त हैं, ऐसा जे थॉम्सन ने बताया। जे थॉम्सन के इसी मॉडल को बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। इसी को बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं थॉमस का वाटरमेलन मॉडल। इसी को बोलते हैं थॉम्सन का तरबूज मॉडल, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये क्या कहता है? रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जिसमें हम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं किसी ट्यूब के अंदर, उसको तेजी के साथ एक्सेलरेट करते हैं या उसी ट्यूब के अंदर खूब तेज से उसको गति कराते हैं। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और सुझाव दिया और प्रपोज किया एक न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल की। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया, जे थॉम्सन ने बताया कि जो भारी नाभिक हैं जो भारी तत्व हैं वो परमाणु के नाभिक में रहते हैं। जो भारी तत्व हैं या जो भारी पार्टिकल्स हैं वो परमाणु के नाभिक में रहते हैं, ठीक है, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। नाभिक में भारी तत्व रहते हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। दूसरा है अगला कि जो हल्के कण हैं, भारी तत्व तो उसके न्यूक्लियस में रहते हैं और जो हल्के तत्व होंगे वो न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाएंगे या चक्कर लगाते हैं। जे थॉम्सन ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का सुझाव दिया या प्रतिपादित किया, जिसमें बताया कि जो भारी तत्व हैं वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होंगे जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और जो हल्के कण होंगे वो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस की त्रिज्या होगी वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के लगभग होगी, और जो एटम की त्रिज्या होगी, परमाणु की त्रिज्या होगी, वो लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर के आसपास होगी। इसी एटॉमिक मॉडल के दौरान जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब प्रोटॉन की खोज हुई और रदरफोर्ड ने इसकी खोज करी थी। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। प्रकाश की प्रकृति और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। 1856 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक नियम प्रतिपादित किया या फिर यह बताया कि जो एक्स रेज होती हैं और जो गामा रेज होती हैं या फिर हीट होती है, उनमें से जो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो विकिरण या तरंग होती है। उन्होंने बताया कि एक्स रेज से या फिर गामा रे से या फिर हीट की वजह से जो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो विकिरण या तरंग होती है। तो उस ऊर्जा को बोलते हैं विकिरण ऊर्जा, और उस ऊर्जा को बोलते हैं विकिरण ऊर्जा, जो कि तरंग के फॉर्म में रहती है या फिर विकिरण के फॉर्म में रहती है, रेडिएशन, ठीक है।
जब उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा है वो तरंग के रूप में है, तब उन्होंने बताया वेवलेंथ के बारे में, तरंग दैर्घ्य के बारे में। तरंग दैर्घ्य वह है दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है, इसी को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, या इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है इसी को बोलते हैं वेवलेंथ, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और उसका जो मात्रक होता है ये लंबाई का मात्रक ही होता है, मीटर या सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर, या फिर इसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वो है एंगस्ट्रॉम। ज़्यादातर वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब जब तरंगदैर्घ्य है तो उसमें आवृत्ति भी होगी। अगर आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति होती है पर सेकेंड या पर साइकिल। एक सेकेंड में कितने साइकिल घूमता है ये तत्व। ठीक है, जो प्रकृति होगी ये ठीक है, तो ये इसकी आवृत्ति हो जाएगी। अब अगर इसकी बात करें तो उन्होंने कहा कि जब प्रकाश जो है वो विकिरण के फॉर्म में है, जो लाइट है जो वो तरंगदैर्घ्य के फॉर्म में है, अगर वो ऊर्जा जो है तरंग के रूप में है, तो उसका एक फार्मूला उन्होंने दिया C = न्यू लेमडा। C = न्यू लेमडा, जहाँ पर C जो है वो प्रकाश की चाल है, जो क्या है? प्रकाश की चाल है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और न्यू जो है इसको बोलते हैं न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। न्यू जो होती है ये होती है प्रकाश की आवृत्ति, और लेमडा जो होता है ये होता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो ये तरंग है इसका तरंग तो इन्होंने बताया कि जो C है वो प्रकाश की चाल है, और जो न्यू है ये प्रकाश की आवृत्ति है, और जो लेमडा है ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। और उन्होंने इसी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को आधार मानकर विभिन्न प्रकार की जो किरणें थी, प्रकाश की किरणें थी, उनको विभाजित किया, अलग अलग उनके तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के अनुसार उनको अलग अलग कई भागों में बांटा, जिसमें सबसे अधिक आवृत्ति होती थी कॉस्मिक रेज की, उसके बाद गामा रे, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल दृश्य किरणें, उसके बाद इंफ्रारेड, और उसके बाद माइक्रोवेव, और उसके बाद रेडियो वेव। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है रेडियो वेव्स की। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो तरंग दैर्घ्य ऐसे बढ़ेगा, मतलब सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है वो कॉस्मिक रेज की है, और जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है वो रेडियो वेव्स की है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लांक के विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक ने 1900 में मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी दिया, और उन्होंने बताया कि जो विकिरण ऊर्जा है, जो उत्सर्जित या अवशोषित हो रही है, जो विकिरण ऊर्जा है या जो वो उत्सर्जित या अवशोषित हो रही है, वो पैकेट के रूप में चलती है। जो विकिरण ऊर्जा होती है वो जो उत्सर्जित या अवशोषित होती है वो पैकेट के रूप में चलती है। उस पैकेट को बोलते हैं क्वांटा। उस पैकेट को क्या बोलते हैं? पैकेट को बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, इस प्रकार जो प्रकाश का जो पैकेट के रूप में उत्सर्जन होगा उसे बोलते हैं फोटान। अगर इस केस में हम प्रकाश की बात करेंगे तो जो पैकेट के रूप में उसमें से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा होगी वो फोटान्स कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? फोटान कहलाएगा। और उन्होंने बताया कि जो प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा है, मतलब जो पैकेट है उसकी जो ऊर्जा है वो विकिरण की आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि उसकी जो इस पैकेट की जो ऊर्जा है वो विकिरण की
आवृत्ति के प्रोपोर्शनल हो गए इस तरह, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर H क्या है, H है प्लांक कांस्टेंट, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, H है प्लांक कांस्टेंट। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालें तो न्यू की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा HC अपान लेमडा, E इक्वल टू हो जाएगा HC अपान लेमडा, जहाँ पर जो ये C है हम इस रिलेशन से इसका मान निकाल लेते हैं, लेमडा न्यू, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और जो H प्लांक कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा प्लांक का क्वांटम थ्योरी है विकिरण के आधार पे, ठीक है। अगला जो है, अगर बात करें हम आगे की तो स्पेक्ट्रम, आगे बात करें स्पेक्ट्रम क्या है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है और वो 7 रंगों को बोलते हैं बैंड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं 7 रंगों का, ठीक है। इसी बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इन्हीं 7 रंगों के बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। समझ में आया। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब वो प्रकाश जो है वो 7 रंगों में टूट जाता है और इसी 7 रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये है श्वेत प्रकाश और ये है प्रिज्म, ये श्वेत प्रकाश है। जब ये प्रिज्म पे पड़ता है तो प्रकाश जो है वो 7 रंगों में टूट जाता है, जो इस प्रकार होता है। सबसे ऊपर होता है रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, ब्लू और उसके बाद ये लास्ट वाला है इंडिगो और ये है वायलेट, या इसको हम हिंदी में कहते हैं बैनी, आह, पी, ना, ला। हिंदी में इसको याद करने का तरीका है बैनी, आह, पीनाला, ठीक है। इसको नीचे की तरफ से याद रखते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम रेज की बात करें, इनके तरंगदैर्घ्य की और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो कॉस्मिक रेज होती हैं इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, जो आवृत्ति होती है ये कॉस्मिक रेज की ज़्यादा होती है और रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है, ठीक है। यानी कि हम इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो हमारा तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी इस तरफ से इस तरफ बढ़ेगा। इस प्रकार अगर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो जो ऊर्जा होगी वो भी हमारी इसी तरफ बढ़ेगी। यानी कि सबसे कम ऊर्जा जो है वो रेडियो वेव्स में होती है और सबसे अधिक जो है वो कॉस्मिक रेज में होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसके बीच में आता है ये विजुअल रेज। बाकी सारी जो रेज हैं ये दिखाई नहीं देती हैं, बीच में आती है विजुअल रेज जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देती हैं, ठीक है, जिससे हम रंगों का भेद करते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग पहचानते हैं ना, ठीक है। इसमें आता है विव ज्योर, वही बैगनी, नीला, आसमानी, ठीक है, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। ये इनका क्रम होता है। जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बैगनी से लाल की तरफ बढ़ता है, यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का बैगनी का सबसे कम होता है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बैगनी रंग की सबसे ज़्यादा होती है और जो लाल रंग है उसकी सबसे कम होती है। और अगर बात करें ऊर्जा की, जो विकिरण ऊर्जा है वो लाल रंग की सबसे कम होती है और बैगनी की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा आज का केमिस्ट्री का
डिटेल्स हो गया है। ठीक है, अब आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।